अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जुम्मा मुबारक है आप सबको। हसनैन आपको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज का दिन इबादतों का दिन है, दुआओं का दिन है। हम लोगों को भी आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। हमेशा की तरह हमारे पास बहुत अच्छी बातें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। और हसनैन आज भी आपके पास अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है आप भी कोई अच्छी बात बता आज मेरे पास भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे की मुनासबत से भी अच्छी बातें हैं। लेकिन उससे पहले अभी मैं आते हुए एक जगह पढ़ रही थी कि जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, जब आपकी 8 घंटे से कम नींद होती है, तो वो आपको तबाह कर देती है, आपको डिस्ट्रॉय कर देती है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को। तो उसके लिए जो है उसको फिक्स करने के लिए एक फार्मूला जो है बनाया गया है। और फार्मूला क्या है? 10 6 4 3 2 1। अब आप पूछें कि 10 6 4 3 2 1 क्या है? अच्छा, 10 6 4 3 2 1 का मतलब ये है कि 10 मिनट पहले आपने कहा पूछे, तो टीचर नहीं कह दिया कि सवाल पूछ लें, तो इसलिए आप अच्छे हो गए। तो आपने 10 मिनट पहले जो है वो सूरज की रोशनी में जाके खड़े होना है, सूरज की रोशनी लेनी है और उसी की रोशनी के साथ आपने वॉक भी करनी है। अगर 6 घंटे की बात करूं तो आपने विदाउट कैफीन रहना है, मतलब कि आपने 6 घंटे पहले जो है वो कॉफ़ी वगैरह पी लेनी है, उसके बाद नहीं पीनी। फिर अगर मैं 4 घंटे की बात करूं तो विदाउट एक्सरसाइज, यानी कि आप जो एक्सरसाइज रात को करते हैं वो आप ये हैबिट बना लें कि आप सुबह कर लिया करें जब आप सनलाइट की रोशनी में होते हैं। अगर 3 घंटे की बात करूं तो आपने 3 घंटे पहले खाना खाना है विदाउट फूड। अगर 2 घंटे की बात करूं तो 2 घंटे पहले आपने फ़ोन वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो अपनी इस्तेमाल करके छोड़ देनी है। और अगर 1 घंटे पहले की बात करूं तो 1 घंटे पहले आपने, मतलब जो भी आपका फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करने का टाइम होता है बेड में जाने से पहले, वो आपने कोशिश करनी है कि 1 घंटा पहले आप तमाम चीज़ों को कट ऑफ कर दें। तो इससे जो है आपकी नींद, आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बेहतर हो जाएगी और आप सारा दिन एक तरोताज़ा और आराम सुकून से गुजार सकते हैं। क्या बात है जी, नींद भी जरूरी है और आपने नींद की बात कर दी तो हार्ड वर्क भी जरूरी है। Exactly. अब कौन से ऐसे लोग हैं जो कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? अच्छा। उनके लिए 6 उसूल ऐसे हैं जो अगर वो अपना लें तो वो जिंदगी में तमाम तर कामयाबियां समेट सकते हैं, चाहे वो किसी भी मैदान में तरक्की करना चाह रहे हों। हार्ड वर्क उनके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1 हार्ड वर्क, 6 उसूलों में हार्ड वर्क उनका जरूरी है। फिर नंबर 2 अगर बात की जाए तो उसके बाद पेशेंस, सब्र। हार्ड वर्क के साथ साथ आपने सब्र भी करना है। नंबर 3 की बात की जाए तो सैक्रिफाइस, कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। आपने अगर लंबा सफर करना है तो छोटी मोटी कुर्बानी, कभी कभार बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, एक स्टेप आपको पीछे आना पड़ता है। उसके बाद नंबर 4 है कंसिस्टेंसी। आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं वहां पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक लंबे अरसे तक चलना पड़ता है। ये नहीं कि 2 साल के लिए आप कंसिस्टेंट रहे, उसके बाद आपने डिसकंटिन्यू कर दिया और उसके बाद फिर आपने वापस स्टार्ट कर दिया। फिर आप कहे जी मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी मिसाल ले लें, आप एंकर हैं तो आप यकीनी तौर पे किसी से मोटिवेट हुई होंगी, इस वजह से आपने इस कैरियर का आगाज किया और करते 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 आज आप मेरे साथ पहुंच गई। कितनी खुशी की बात है, बहुत बड़ी मेरे लिए फख्र की बात है। और उसके बाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस कॉन्फिडेंस से मैंने अभी गजल को कहा कि ये मेरे साथ बैठी हुई हैं, खैर ये भी एक कॉन्फिडेंस की ही वजह से यहाँ पे बैठी हुई हैं। सो ये 6 उसूल ऐसे हैं जो कि आपको जिंदगी में कामयाब कर सकते हैं और इन उसूलों को अगर आप अपने पल्ले बांध लेंगे तो कोई भी फील्ड ऐसी है, दुनिया में कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें आप कामयाब ना हो सकते। एग्जैक्टली और ये अच्छी बातें थी जो कि जुम्मे की मुनासबत से हमने आपके साथ शेयर की। और आज जो स्टोरीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। सबसे पहली आपको स्टोरी बताते हैं। पहली स्टोरी बताऊंगी लेकिन उसमें आपको बहुत हैरत भी होने वाली है क्योंकि अंधे शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया गया है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और एक नाबीना शख्स है, आप ये देखें कि रिश्वत लेके उस शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया गया है। अंधा बंदा ड्राइव कैसे करेगा? हाँ, लेकिन देखें आप, मतलब रिश्वत का बाजार इस हद तक गर्म हो चुका है कि आपको ये नजर नहीं आ रहा कि एक इनएलिजिबल शख्स है, आप उसको कैसे ये लाइसेंस जारी कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं, जिससे ट्रैफिक पुलिस के निजाम में बदउनवानी का पर्दा चाक हुआ है। और तहकीकात जब की गई, बाकायदा ये ऑपरेशन किया गया जिस दौरान ये पता चला कि बगैर किसी मेडिकल और ड्राइविंग टेस्ट के महज 30,000 रुपए रिश्वत लेकर लाइसेंस जारी किए जा रहे थे। और ये इकदाम शहरियों की जिंदगियों को शदीद खतरे में डाल रहा है, जबकि इस स्कैंडल के पीछे ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। That is very unfortunate कि आपने अंधे शख्स को ये दे दिया। सिर्फ 30,000 रुपए। अंधा तो फिर रिपोर्ट हो गया। बहुत सारे हमारी तरह के हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, वो भी पैसे देते हैं, उसके बाद उनको लाइसेंस मिल जाता है। और यही वजह है कि आपका जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं होता। जब आप इस तरह के काम करेंगे, ये सिर्फ स्टोरीज आजकल पाकिस्तान में स्टक नहीं होती बल्कि सोशल मीडिया की वजह से, आपके मीडिया में डिस्कशन की वजह से ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट होती हैं और पूरी दुनिया सोचती है कि ये इस्लामाबाद का लाइसेंस ये किस तरह से एक अंधे शख्स को जारी हो गया और वो फिर
आप अगर जेनेवा कन्वेंशन के तहत तमाम तर मुल्कों में आपका लाइसेंस चलता हो, इस तरह की स्टोरीज के बाद वो आप पे कदगन लगा देते, पाबंदी लगा देते। हाँ, और आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे बाकायदा हुआ था जिसमें ये बात सामने आई थी कि जो पुलिस का महकमा है वो सरे फहरिस्त है करप्शन में। तो आप देखें कि इस तरह की मिसालें जब हमारे सामने आती हैं तो फिर वो सर्वे जो किए जाते हैं उसमें बातें सच की जाती हैं, और जब बात की जाती है उनको बुलाकर प्लेटफॉर्म्स पर तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बाकायदा तौर पर जो एविडेंस है, आप देखें किस तरह से आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आप लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। लोगों की जिंदगियों के खतरे की बात की जाए तो आजकल मोबाइल फ़ोन हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिस तक कलम ने बताया था। लेकिन मोबाइल फ़ोन सारिफीन पर टैक्स के बहुत ही होशरबा इंकशाफात भी सामने आए। वजारत खजाना के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में मोबाइल फ़ोन सारिफीन से 3 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल किए गए, और पाकिस्तान में अगस्त 2024 तक मोबाइल सारिफीन की तादाद 19 करोड़ 30 लाख से तजावुज कर गई है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो उसने सिर्फ 4 माह में गैस की कीमतों में 800% इजाफे की रिपोर्ट दी, और इसके अलावा खाने पीने की अशिया जैसे चीनी और खुर्दनी तेल की कीमतों में 50% से ज़ायद इजाफा हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स हमने वसूल किया है मोबाइल सारिफीन से 3 खरब रुपए। एग्जैक्टली और मोबाइल फोन्स पर हमने इतना सारा टैक्स कर भी लिया वसूल। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि चीनी की कीमतें और अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, साथ साथ हम कहाँ जा रहे हैं। 3 खरब तो हमने आसानी से कर दिया, लेकिन 3 खरब का मतलब यह है कि 300 अरब। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और आप देखिए फोन जो कि मतलब जरूरत है सबकी, और उसके ऊपर भी इतना ज्यादा क्या कह सकते हैं, कुछ भी अल्फाज नहीं है जो सूरत हाल है। मतलब 25 करोड़ अगर हमारी आबादी है और इस स्टैट्स के मुताबिक 19 करोड़ लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मतलब कि सिर्फ बच्चे 6 करोड़ हैं, उसके अलावा सारे मोबाइल यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब आपने फोन की बात कर दी कि हम इतना ज्यादा टैक्स भी दे रहे हैं, तो पंजाब आपको लिए चलते हैं। पंजाब में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन वो पाबंदी कैसे आयद की गई है ये आपको बताते हैं। पंजाब हुकूमत ने तालीमी माहौल को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और असातिज़ा के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। असातिज़ा को ये हिदायत की गई है कि वो स्कूल औकात के दौरान मौजू लिबास ज़ेब-ए-तन करें, जिसमें कोट हो, मुनासिब जूते हों, घड़ी हो, जबकि तलबा के लिए नेवी ब्लू स्वेटर और स्कूल बैचेस और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। अच्छा, वैसे ये पाबंदी तो अब कर दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत जो हाई क्लास स्कूल हैं आप उनमें देखें तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जो टीचर्स होती हैं उनको अपने फ़ोन जो है वो डिपॉजिट कराने पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो वहाँ पर वो पहले से कराते हैं। लेकिन ये अच्छा इकदाम है, अच्छा है। मैं इंटरेक्शन समझता हूँ कि होगी स्कूल ज़्यादा। की हद तक हमें मोबाइल फ़ोन के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो तलबा हैं उनका ज़्यादातर ध्यान अपने सोशल मीडिया पे रहता है कि किस तरह से वो स्कूल में भी जाते हुए टिकटॉक बनाएं, वापस आते हुए टिकटॉक बनाएं, और वो निसाबी सरगर्मियों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा इकदाम है और इस इकदाम को हमें सराहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिनके हवाले से हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन इस तरह का जब इकदाम आता है तो उसको सराहने की भी ज़रूरत है कि बच्चों को किस तरह से हम मोबाइल फ़ोन से दूर रख सकते हैं, गैजेट से दूर रख सकते हैं, सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो हम उनको 10वीं क्लास तक इन चीज़ों से दूर रखेंगे, तो उसके बाद ही वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख सकेंगे, अपने वालिदैन को टाइम दे सकेंगे, अपनी किताबों को टाइम दे सकेंगे। और 10वीं तक अगर वो मोबाइल से दूर होंगे तो वो क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, क्योंकि ये हाइकिंग टीन एज करेंगे। इस तरह की होती है कि यहीं पर आपने एक ट्रैक पर चलना होता है। अगर आप ट्रैक से उतर गए तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, और अगर आप ट्रैक पर चल गए तो आप कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ऐसा ही है, है। बिल्कुल ऐसी है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आपने मोबाइल की बात की तो मैं भी आपको मोबाइल की ही बात बताऊंगा। अच्छा, शायद आज अफरीदी, मोबाइल हाँ, आज नहीं हो मोबाइल गया, से है ही ना? हम स्टार्ट हो रहे हैं। पहले मोबाइल के टैक्सेस की बात हुई, फिर आपने कहा कि पंजाब पाबंदी। गवर्नमेंट ने मोबाइल्स पे पाबंदी लगा दी, और इसी हवाले से शाहिद खान अफरीदी ने वालिदैन को बच्चों की तरबियत के हवाले से एक नसीहत की है। अच्छा, कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटियों को शादी के बाद ही मोबाइल फोन दिए। शाहिद अफरीदी ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों को टिकटॉक और दीगर जरूरी जो गैर जरूरी सोशल मीडिया सरगर्मियों से निकालकर हकीकी दुनिया की मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करें, ताकि उनकी शख्सियत की बेहतर नशो नुमा हो सके। यही बात गजल जो मैं आपको कह रहा था कि जब आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को तवज्जो देंगे, आप अपने वालिदैन की तरफ तवज्जो देंगे, आप देखेंगे कि उनका ब्रॉटअप कैसा है। लेकिन यहाँ पे एक जिम्मेदारी वालिदैन पे भी है कि जब आपके बच्चों के पास मोबाइल नहीं है और वालिदैन इस तरह ऐसा करके मोबाइल यूज कर रहे होंगे, तो वो उनको शायद ये दिल करेगा कि ये कोई ऐसी चीज है, हाँ, हमें अट्रैक्ट होना चाहिए, हमें भी अट्रैक्ट होना चाहिए कि हमारे वालिदैन हमें टाइम देने के बजाय बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, फोन को टाइम दे रहे हैं। तो इस वजह से वालिदैन के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है, जब आपने अगर बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया तो इस तरह का माहौल बनाइए अपने घर में
कि सिर्फ जब फोन कॉल आए, इस तरह की चीज आए, आप उसको रिस्पॉन्ड कर दें, लेकिन सोशल मीडिया पे आप भी वक्त ना गुजारें और ना ही अपने बच्चों को, क्योंकि आप जो करेंगे वो कल बच्चे करेंगे, आपसे ही बच्चे सीखेंगे। एग्जैक्टली। और आप ये भी चीज ध्यान में रखें कि सोशल मीडिया ठीक है, एक जरूरत की चीज है, लेकिन उसका इस्तेमाल एक हद तक किया जाए। अब शाहिद अफरीदी को कौन नहीं जानता, और उन्होंने अपनी मिसाल खुद दी कि उनकी बच्चियां बालिग हुई, जब उनके निकाह हुए तो उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी बच्चियों को फोन हाथ में दिया। तो ये जो सूरत हाल है जिस तरह से हमने आपके साथ बयान की, तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी भी थी, यकीनी तौर पर आपको भी ये सुनकर अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया का पहला रोबोटिक डबल लिंग ट्रांसप्लांट जो है, लंग्स ट्रांसप्लांट हो चुका है और वो कामयाबी से हो चुका है। इससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की अपनी सोशल स्टोरीज में, हमने बहुत बातें डिस्कस की, रोबोटिक के हवाले से भी हमने सेगमेंट्स किए, एआई के हवाले से भी किए, लेकिन एक 57 साला खातून ने दुनिया का पहला रोबोटिक डबल लंग्स ट्रांसप्लांट कामयाबी से मुकम्मल करवा लिया है। और ये सर्जरी जदीद रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दी गई है, जो अज़ा की पेवंदकारी के मैदान में एक बड़ी पेशरफ्त है। और इस जिद्दत अंगेज अमल से ज्यादा दुरुस्त और कम तकलीफ दे सर्जरियों की उम्मीद पैदा हुई है। मतलब एक कामयाब सर्जरी की गई है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, काफी खुशाइन बात है। बिल्कुल ऐसी है, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि इस तरह की सर्जरीज को हौसला अफजाई ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल में जाते ही नहीं जाते। ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं। तो अगर एआई की इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में हो जाए तो डॉक्टर्स अपने घर में बैठ के एआई के जरिए मरीजों का इलाज कर सकेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो ज्यादा मेरा ख्याल है बेहतर होगा हमारे डॉक्टर्स ये भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क फ्रॉम होम क्या करें तो क्या होगा। एग्जैक्टली, और हमारे हॉस्पिटल्स के लिए इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि एआई उनको आसान बना सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर हमें ये गिला करते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास तो 24/7 हमारी जॉब होती है, ना ईद पे छुट्टियां होती हैं, ना कोई और त्यौहार हम मना सकते हैं, लेकिन एआई की टेक्नोलॉजी से मेरा ख्याल है कि हमारे डॉक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सुख का सांस मिलेगा। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी स्टोरी गज़ल आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आबादी बढ़ रही है और क्या कहते होते हैं होशरबा इसमें इजाफा हो रहा है। जहाँ पे पहले एक घर में 2 अफराद होते हैं, वहाँ पे एकदम देखते ही देखते 5-6 साल में 7 अफराद हो जाते हैं, 8 अफराद हो जाते हैं, या कम से कम 5 तो हो ही जाते हैं। 3 की आज भी हमने ना रखा हुआ है कि हमारे 3 बच्चे होने चाहिए, उसमें जो है ना एक प्लानिंग होती है, फैमिली प्लानिंग होती है। सो टोक्यो में कम शरह पैदाइश की वजह से हुकूमत ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वहाँ पे शरह पैदाइश कम है, इस वजह से उन्होंने कहा नई पॉलिसी है। नई पॉलिसी के तहत जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो की आबादी में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन तक काम करने का पाबंद बनाने पर गौर किया जा रहा है। और जापान का अगर शुमार की बात की जाए तो उनका शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां शरह पैदाइश इंतहाई कम है। अलावा अजी जापान को दुनिया की ताकतवर तरीन कौम का भी समझा जाता है, जहां की 25% से ज्यादा आबादी 65 साल की उम्र पर मुश्तमिल है। इतने ज्यादा बूढ़े हैं वहाँ पे, जबकि वहाँ पर मर्द व हजरात की जो औसत उम्र है वो 81 साल है और ख़वातीन की उम्र 83 साल है। हुकूमत को उम्मीद है कि ये हिकमत अमली मर्द व ख़वातीन को एक साथ वक्त गुजारने में मदद देगी। मर्द ख़वातीन जब एक साथ वक्त गुजारेंगे तो यकीनी तौर पे उनकी नई नस्ल परवान चढ़ेगी और वो जो इस वक्त वहाँ पे खला बना हुआ है नौजवानों का, बच्चों का, उस खला को वो पूरा करना चाहते हैं। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो 3 दिन की छुट्टी है, बेसिकली उन्होंने 3 दिन फ्री कर दिए। 4 दिन काम करना है, 3 दिन आपने छुट्टी करनी है। वो अपने ख़वातीन को टाइम देंगे और अगर छोटी मोटी फैमिली है उसको टाइम देंगे, और वहाँ पे हौसला अफजाई की जा रही है। हमारे यहाँ प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से आबादी को कम किया जाए। वहाँ पे हौसला अफजाई की जा रही है कि आपको 3 छुट्टियां, आबादी को बढ़ाओ। ऐसा ही है, और वही बात देखिए हमारे गम वखरे, उनके गम वखरे। एग्जैक्टली, मतलब ये एक पैरेलल जिस तरह से सिचुएशन है कुछ समझ नहीं आती, लेकिन खैर उन्होंने अपने मुल्क के हिसाब से देखा और देखने के बाद जो है वो उन्होंने ये फैसला किया, तो जाहिर है कुछ सोच समझ कर किया होगा। अच्छा हसनैन, बूढ़ों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं ना, इस वजह से ऐसे ही है। अगली स्टोरी पर जाने से पहले मुझे आप ये बताएं कि कल आपने मुझे कहा था कि नाश्ते में पिज़्ज़ा जो है वो आपको खाना चाहिए, हेल्दी है अनहेल्दी नहीं, आप लेकर आए आज? आपने कल वादा किया था ऑन एयर सबके लिए। पिज़्ज़ा आ गया। मैं अब सारों के सामने तो नहीं खिला सकता, चैनल की पॉलिसी है। बस इतना बता दें। पिज़्ज़ा बाहर पड़ा हुआ है, आ गया। ठीक है, मुझे पता है कि मेरी टीम ने अगर ये देखिए मेरी बात सुनिए, अब टीम मेरी बिजी है, आप भी बिजी हैं, अगर बाहर से कोई उसको खा गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, दैट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप अभी उठ के जाना चाहती हैं जाके खा लीजिए। अभी हमारी टीम सुन रही है, अगर वो आ गया पिज़्ज़ा तो वो पहले से ही अपने पास रखकर संभाल लेंगे, ये इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। और आपको सऊदी अरब लिए चलते हैं जहां पर तारीख पर मबनी मुनफरिद कोल्ड ड्रिंक जो है वो मुतारिफ कराई गई है। सऊदी अरब ने दुनिया की पहली
खजूर से बनी कोल्ड ड्रिंक मिलाफ कोला जो है उसको मुतारिफ कराया है, जिसका आगाज रियाज डेट फेस्टिवल में किया गया है। और ये शरबत जैसे कि रवायती मीठे अज्जा के बजाय ग़िज़ाइयत से भरपूर है और खजूरों से तैयार किया गया है और बहुत ही हेल्दी भी है। इसके साथ साथ इस पर शुगर भी इतनी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई है। सऊदी विजन 2030 के मुताबिक ये कदम मकामी मसनूआत को बहुत ज़्यादा अहमियत भी देता है, लोग इसको ख़रीद भी रहे हैं और इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है सऊदीया की, कम से कम इसको तो हमने तारीफ का जो है ना लिबादा उसमें बताना चाहिए, क्योंकि सऊदीया के ऊपर हम उस हवाले से बहुत ज़्यादा कभी कभार सोचते भी हैं कि बहुत मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जो खजूर कोला है ना, ये एक मुनफरिद काम है, क्योंकि खजूर को वहाँ पे जो अहमियत हासिल है, मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम गंदम खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, इस तरह से वो लोग खजूर खाते थे किसी ज़माने में। अब तो बहुत एडवांस हो चुके हैं, पिछले 60-70 साल में अगर देखा जाए सऊदीया हो गया, अरब ममालिक हो गए, बहुत एडवांस हुए हैं। कुछ अरब ममालिक में आज भी प्रॉब्लम्स जा रही हैं, लेकिन सऊदीया, ओमान, कतर, यूएई, उनका लाइफस्टाइल यकीनी तौर पे तब्दील हुआ, लेकिन अपनी असल से वो अभी भी पीछे नहीं हटे। आप देखिए अपना लिबास वो वही पहनते हैं, वही उनका जुब्बा होता है, ऊपर से वो जो उनकी एक हैट होती है जो आले सऊद पहनती थी, और उसके बाद अगर आप उनकी ग़िज़ा देखिए तो अपनी ग़िज़ा उनकी उसी तरह है, और बड़े मुनफरिद अंदाज में ना वो चावल भी खाते हैं। हम चावल अगर लेट सपोज एक तो चम्मच से खाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाथ से खाएं तो इस तरह खाते हैं ना, वो इस तरह चावल पकड़ते हैं, ये करते हैं, ठीक है जी, और ये करते हैं। है वो फिर उनकी सेहत भी इसी तरह ही होती है, हमने देखा है कि कितनी अच्छी उनकी हेल्थ है। अब ये खजूर कोला से मेरा ख्याल है कि उनकी सेहत और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि पहले वो खजूर खाते थे, अब वो खजूर कोला पियेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी के हवाले से बताते हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। आज जुमा है और जुमे के हवाले से पहली ऐसी स्टोरी है जो मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी। अच्छा, एक हिंदू खत्तात की कहानी है जो कि कुरानी आयात के हवाले से उनकी कहानी है। हिंदू खत्तात है जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, अनिल कुमार चौहान। गुज़श्ता 2 दहाइयों से मसाजिद की दीवारों पर कुरानी आयात लिखकर मजहबी हमआहंगी का पैगाम देते हैं। चौहान ने उर्दू साइन बोर्ड लिखने से आगाज़ किया और बाद में इस फन में महारत हासिल की। इनके काम ने हैदराबाद की मजहबी फ़िज़ा में मुस्बत असरार डाले और वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान अमन का पैगाम आम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एक कहानी है इसमें थोड़ा सा मैं ऐड भी करना चाहता हूँ। इंडिया के हवाले से जब भी कोई खबर आती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे इंतहा पसंदी है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन इस तरह की स्टोरीज वहाँ पे भी प्रिवेल कर रही है कि जहाँ पे एक हिंदू खत्तात कुरान करीम की खत्ताती कर रहा है। उन्होंने पीसफुल माहौल पैदा किया, जिस तरह से एक मैसेज दिया थ्रू कैलीग्राफी करके और बताया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और वो एक अमन का मैसेज जो है पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। चाहे वो इंडिया वाले जिस तरह से भी नफरत बातें करते हैं, खेलों को पोलिटिसाइज करते हैं या फिर जो कुछ भी है, लेकिन ये स्टोरी देखकर वाकई बहुत खुशी हुई है कि वहाँ पर जिस तरह से मतलब आप ये कहें कि उन्होंने बैरियर्स को तोड़ दिया है और आगे बढ़कर एक पैगाम फैलाया। बिल्कुल, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।